दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। जैसे कि आपको पता था, दिल्ली सल्तनत के ऊपर फर्स्ट वीडियो बनी थी जिसमें मैंने जहां तक आपको पढ़ा दिया था कि रज़िया सुल्तान की किस तरीके से मृत्यु होती है और उसका शासन 1236 से 1240 तक रहा, यानी कि 4 साल। तो चलिए आज हम अपना पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ेंगे? हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद खिलजी वंश। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था, रज़िया सुल्तान की मृत्यु कैसे होती है, 1240 में हो जाती है। और यही दिल्ली सल्तनत की, यानी कि मुग़ल काल की, और कह सकते हैं आप दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली और सबसे अंतिम महिला शासिका थी। इसके बाद ना कोई आई, ना किसी का जिक्र है पूरे इतिहास में, ठीक है। तो रज़िया के बाद जब रज़िया मर जाती है तो अब बात आती है कि दिल्ली का शासन कौन संभालेगा। तो रज़िया के 3 भाई थे, बैरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन मसूद शाह। तो बैरम शाह जो होता है वो संभालता है, यानी कि 2 साल 1240 से 1242। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह संभालता है 1242 से 1246। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। फिर नसीरुद्दीन मसूद शाह संभालता है 1246 से यानी कि 1265 तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नसीरुद्दीन मसूद शाह जो होता है वो ऐसा शासक होता है जो टोपियाँ सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी कि उसकी कोई कमाई नहीं होती थी, वो सिर्फ टोपियाँ सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था और अपनी दिनचर्या की चीज़ों की आपूर्ति करता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसकी जो एक लड़की होती है वो अपनी लड़की का विवाह किससे करवाता है? बलबन से, जो कि बलबन इल्तुतमिश का गुलाम होता था। तो बलबन से उसकी शादी हो जाती है और कुछ समय बाद नसीरुद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत की बागडोर है वो कौन संभालता है? बलबन, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। तो बलबन का शासनकाल दोस्तों क्या रहा है? 1265 से 1287 तक। अब बलबन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे कि बलबन जो है, बलबन का मूल नाम या वास्तविक नाम जिसे बोल सकते हैं बहारुद्दीन था। और इसने क्या क्या अपने शासनकाल में क्या क्या काम किए? इसने तुर्कान चैलगामी को समाप्त किया था, जो कि इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। तुर्कान चैलगामी क्या होता है दोस्तों? जो 40 गुलामों का दल होता है, उसे इसने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था। और इसने एक नई प्रथा स्टार्ट की थी, सिजदा एम पैबोस की प्रथा को प्रारंभ किया था। सिजदा मतलब क्या होता है दोस्तों? सिजदा मतलब सिर झुकाकर किसी को प्रणाम करना, जैसे कि सिर झुकाकर अदा करना। और पैबोस मतलब पैर छू के किसी का आशीर्वाद लेना। तो ये प्रथा भी किसने चलाई थी? बलबन ने। लेकिन आज के समय, वर्तमान समय में प्रचलित नहीं है, लेकिन उस समय में थी। और इसने दूसरा काम क्या किया? लोह एवं व्रत की नीति अपनाई। लोह एवं व्रत की नीति का अपना मतलब क्या है? इससे तात्पर्य यह है कि इसने बंगाल के अंदर अपना सेनापति भेजा वहाँ की बागडोर संभालने को, और वहाँ का जो क्षेत्र था जिसके अधीन था उसकी मृत्यु करने के बाद उस क्षेत्र को अपने अधिकृत करना। लेकिन इसका जो शासक सेनापति होता है वो वापस आ जाता है डर के। तो फिर ये कूद जाता है और खुद जाके क्या बोलता है, जो वहाँ के सारे लोग होती है, जनता होती है, प्रजा होती है, उनसे बोलता है जो आपका राजा, अपने राजा को आप जानते हैं, उसके बारे में मुझे बताएं। और तो कहा जाता है कि 2 से 4 किलोमीटर की लाइन लग गई थी। सबको इसने बोला था कि जो जो राजा के बारे में मुझे सच सच बताएगा मैं उसे इनाम के रूप में काफ़ी सारी वो दूंगा, स्वर्ण की मुद्राएं। तो ये जाता है वहाँ पे और 2 से 4 किलोमीटर लाइन लग जाती है। और सबके पीछे 2-2 मीटर के फासले पे सब जनता के पीछे खंबे गड़वा देता है लोहे के। और अपने इसके पास इतनी सेना होती है कि आज तक किसी के पास नहीं हुई। इसने अपनी सेना से क्या कहा कि सबके शरीर में कीले गाड़ दो। इतनी कीले गाड़ता है जब तक कि वो मर नहीं जाते, सारे मर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इसने रक्त एवं लोह की रीति को अपनाया था। और इसने नवरोज़ त्योहार की शुरुआत की थी। और दोस्तों, नवरोज़ त्योहार किस धर्म के लिए मनाया जाता है? जो कि पारसी लोग होते थे उनके लिए फेमस था ये नवरोज़ त्योहार। और इसके दरबारी कवि कौन कौन थे? अमीर खुसरो और एक अमर हसन नाम का। तो 2 इसके दरबारी कवि थे जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद क्या होता है, बलबन की जो मृत्यु होती है, मतलब इसकी मृत्यु इसके पुत्र के वियोग में हो जाती है। क्योंकि इसका जो पुत्र है वो कैकुबाद नाम है उसका, और इसका पुत्र जो होता है वो लकवा होता है उसको, मतलब यानी कि वो विकलांग होता है, पैरालाइज्ड हो जाता है उसे। तो उसके वियोग में इसकी मृत्यु होती है कि मेरा पुत्र ऐसा है तो मेरी मृत्यु के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जबकि मेरा पुत्र जो है वो ठीक रूप से शासन संभालने में समर्थ नहीं है। तो इसी के बाद क्या होता है, केकुबाद भी मर जाता है। उसके बाद खिलजी वंश स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है।
तो खिलजी वंश में दोस्तों उसका शासन जो है 1290 से 1320, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो खिलजी वंश, यानी कि कितने साल, 30 साल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कितने सुल्तान होंगे इसमें। 4 मुख्य रूप से होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और खुसरो शाह खिलजी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जिसका शासनकाल कितना रहा, मात्र 6 वर्ष, यानी कि 1290 से 96। तो जो खिलजी वंश का संस्थापक या खिलजी वंश का फाउंडर जिसे बोला जाता है वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी को। जो जलालुद्दीन खिलजी होता है दोस्तों, वह अपनी बेटी का विवाह अपने ही भतीजे यानी कि अपने ही भाई के लड़के से किससे करता है, अलाउद्दीन खिलजी से। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो काफ़ी चतुर दिमाग का होता है और वो हर चीज़ को मतलब क्या चाहता है, वो दूसरे तरीके से चाहे किसी की मृत्यु करके धोखाधड़ी से अपनाना चाहता है। तो क्या होता है, एक दिन मैं आपको मैप के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता है इलाहाबाद और बनारस, प्रयागराज, ठीक है, वहाँ पे यमुना और कौन सी नदी है दूसरी, गंगा का संगम होता है, ठीक है। तो उस किनारे क्या होता है, एक तरफ से ये युद्ध जीत के कहीं से आ रहा होता है अलाउद्दीन खिलजी, और एक तरफ दूसरे छोर पर नदी के कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी का ससुर, यानी कि उसका चाचा भी बोल सकते हैं हम, जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने के लिए दूसरे नदी के छोर पे जाता है। तो जैसे ही वो जाता है, ये पहले ही अपने सेनापति को संदेश दे देता है, जैसे कि वो आए उसी का धड़ काट दे, मतलब उसका शरीर से धड़ अलग कर दे, मतलब उसे धोखे से मरवाना चाहता है। तो जैसे ही वो जाता है, इसका सेनापति उसे पीछे से मार देता है धोखे से, और उसके बाद ये दिल्ली की जो बागडोर है, दिल्ली का सिंहासन जो है ये खुद संभालता है। तो मतलब कहा जाता है इसने धोखे से अपने ही ससुर और अपने ही चाचा को मरवा दिया था, ठीक है। और जो वो जगह थी कड़ा मानिकपुर, इलाहाबाद के किनारे, अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर दी थी, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उसके मुख्य युद्ध कौन कौन से थे, तो उसने 4 युद्ध करे थे, जैसे कि आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। गुरचीम, गु मतलब गुजरात, और रा मतलब रणथंबोर, और ची मतलब चित्तौड़, मा मतलब मालवा। गुजरात का जो युद्ध है वो 1299 में लड़ा है इसने, रणथंबोर 1301 में लड़ा, चित्तौड़ में 1303 में लड़ा, और मालवा में 1305 में। इतने युद्ध, यानी कि इससे भी ज़्यादा इसने युद्ध जीते। और ये स्वयं को क्या बोलता था, मैं सिकंदर के समान हूँ, इसलिए इसने अपने आप को क्या बोला, सिकंदर सानी की उपाधि दी। और इसने एक काम अच्छा जरूर किया, मूल्य बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। यानी कि जैसे बाजार के अंदर धोखाधड़ी होती है, कोई मतलब टैक्स वगैरह लेता है, कुछ लेता है, तो इसने क्या किया, मूल्य बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। और इसने अपने कार्य में, अपने शासनकाल में इसने अलाई मीनार बनवाया और अलाई दरवाज़ा बनवाया, ठीक है। और इसने एकता व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, जो कि चलाई गई थी किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। एकता व्यवस्था को उसने समाप्त कर दिया था, ठीक है। एकता व्यवस्था क्या थी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, एकता व्यवस्था वो होती है जिसमें सैनिकों को वेतन के बजाय भूमि का कुछ अधिशेष भाग वेतन के रूप में प्रदान कराना, उसे बोलते हैं एकता व्यवस्था। और इसने सैनिकों को नकद वेतन देने की शुरुआत की, यानी कि भूमि के बजाय ये नकद वेतन देता था। और इसी के काल में सिक्कों पर सर्वप्रथम लिखने की प्रथा, यानी कि जो पहले सिक्के होते थे उसमें किसी भी तरीके की कोई सांकेतिक मुद्रा या सांकेतिक चिन्ह नहीं होता था, इसने ही सबसे पहले सर्वप्रथम लिखने की प्रथा चलाई। और इसका एक सेनापति होता था मलिक काफूर, ठीक है, जो इसकी काफ़ी से हेल्प करता था, आप कह सकते हैं हर युद्ध में इसका वो बाया हाथ बोल सकते हैं आप, वो होता था, ठीक है। तो इसने मलिक काफूर को 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि 1000 या हजारी दिनारी किसे कहा जाता है, तो 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर, ठीक है। इसने दीवाने मुस्तकराज विभाग भी बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मंगोल जो थे उन्होंने भारत पर 6 बार आक्रमण किया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1316 ईस्वी में, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक मुबारक शाह खिलजी बना, जो इसका भाई था, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी चरित्र तौर पर स्त्रियों के वस्त्र पहना करता था, यानी कि उसका जो चारित्रिक चित्रण था वो स्त्रियों का समान था। मतलब वो हर चीज़ को पसंद करता था जैसे स्त्रियाँ पसंद करती है, मेकअप करना, जैसे कि श्रृंगार करना, आभूषण पहनना, और लड़कियों वाली स्त्रियों वाली साड़ियाँ पहनना, ये सब करके वो दरबार में आया करता था। तो दरबार की जो सभा होती थी, जब उसमें सारे लोग होते थे, हर
छोटे क्षेत्र के मंत्री वगैरह तो वो इस चीज़ की आलोचना करते थे। तो इसलिए इसको भी क्या हुआ, इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1320 ईस्वी में। खुसरो शाह कर देता है। जो खुसरो शाह होता है वो भी इसका भाई होता है, फिर वो बनता है दोबारा, कुछ समय के लिए शासन संभालता है। फिर खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक यानी कि गियासुद्दीन तुगलक कर देता है। ठीक है, जो इसका क्या होता है, गुलाम या सेनापति बोल सकते हैं आप, ये होता है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।